नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान सरकार और लोगों की चिंता बढ़ाने वाले चिकित्सकों ने अब आंदोलन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। इसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चिकित्सकों ने अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी और इसके बाद इस पर सहमति बनने के बाद आंदोलन चिकित्सकों की ओर से वापस लेने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम आवास पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम से बातचीत की। सीएम ने कहा कि सभी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा एवं सकारात्मक सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है। जिस लगन से वे जन सेवा कर रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। 5 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया, साथ ही साथ डॉक्टरों के काम की तारीफ भी की है। वहीं चिकित्सकों की ओर से अपना आंदोलन इसके बाद वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मांगी पूरी होने का आश्वासन दिया। चिकित्सा संघों की ओर से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि डॉक्टरों का आंदोलन वापस लिया जाता है। सुचारू तरीके से डॉक्टर अपना काम करेंगे। तो लगातार इस बात को लेकर के चिंताएं थी, आखिरकार डॉक्टरों के आंदोलन को देखते हुए कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी। लेकिन डॉक्टरों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत हुई। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखा। सीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया और इसके बाद यह आंदोलन अब समाप्त हो गया है। डॉक्टरों की ओर से सीएम से बातचीत करने के बाद यह फैसला किया गया कि डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित किया जाता है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के सीएम से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। वहीं उत्तराखंड की चारा एवं चारागाह विकास और मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों की आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान किया जाए। बैठक में कहा गया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मत्स्य पालन ढांचे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मत्स्य पालकों को बीमा से जोड़ा जाएगा। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा। बीमा कवर के तहत ट्राउट समेत सभी मत्स्य प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। कोविड प्रभाव के चलते मत्स्य पालकों के नुकसान की भरपाई के लिए जांच कमेटी की रिपोर्ट द्वारा हुई क्षति की भरपाई की जाएगी। तो राज्य मंत्री रेखा आर्या की ओर से बैठक की गई। मत्स्य पालकों की आय वृद्धि पर विशेष ध्यान सरकार दे रही है। मंत्री की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश प्रबंध समिति की बैठक में दिए गए हैं। कोविड के प्रभाव के चलते मत्स्य पालकों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। प्रबंध समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या बैठक में मौजूद रही। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। सभी से बातचीत के बाद सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान होगा, जिसमें सभी प्रजाति की मछलियां शामिल की जाएंगी। साथ ही प्रबंध समिति की बैठक में मंत्री की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नुकसान की भरपाई के लिए सूबे के मत्स्य पालकों के लिए खुशखबरी है। मत्स्य पालकों में आय वृद्धि को लेकर के भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही मत्स्य पालकों में आय वृद्धि को लेकर के एक खास रणनीति के तहत सरकार काम करेगी। मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रभाव के चलते हुए नुकसान की भरपाई होगी। लगातार प्रदेश में कोरोना काल के बीच मत्स्य पालकों के खराब हालात को लेकर के मांग उठ रही थी कि मत्स्य पालकों की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो मत्स्य पालकों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। अब सरकार ने इसे लेकर के कदम उठाए हैं।
मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान होगा। बीमा कवर तमाम मत्स्य पालकों को दिया जाएगा, जिससे बीमा के जरिए उनके नुकसान की भरपाई होगी, जिसमें सभी प्रजाति की मछलियां शामिल की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी मत्स्य पालकों को लेकर के इस वक्त आपके पास? देखिए, राज्य की जो मत्स्य पालन मंत्री हैं स्वतंत्र रेखा आर्य ने आज बैठक ली है। बैठक उन्होंने विधानसभा से अपने कार्यालय में ली थी। इस बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं। उनका कहना है कि मत्स्य पालकों की आय वृद्धि पर विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाए और मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान यहाँ पर किया जाए। इस बैठक में ये भी कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण यदि मत्स्य पालन ढांचे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मत्स्य पालकों को बीमा से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसमें जैसे कि मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अधिकरण को योगदान होगा। वहीं बीमा कवर के अंतर्गत टाउन सहित सभी मत्स्य प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। कोविड प्रभाव के चलते मत्स्य पालकों के नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर जांच कमेटी के द्वारा इस क्षति की भरपाई भी यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि चाहे डैम हो, तालाब हो, हैंचरी पर सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर उत्तराखंड की अब त्रिवेंद्र की सरकार लगभग 3.5 साल पूरे कर चुकी है। 4 साल की सरकार 18 मार्च को त्रिवेंद्र की होने वाली है। ऐसे में तमाम उनकी सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, अब जनता के पास जब जाएंगे तो जनता सवाल करेगी कि आखिर आपने क्या किया। 18 मार्च को 4 साल त्रिवेंद्र की सरकार को हो जाएंगे। तो ऐसे में मंत्रियों का आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ बेहतर कार्य किया जा रहा है, इसलिए अब जो अधिकारी को लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है। हर मंत्री अपने विभागों की बैठक ले रहा है। उसी कड़ी में रेखा आर्य ने भी बैठक ली, क्योंकि अब जनता के पास रिजल्ट लेकर जाना होगा, भाजपा के पास कोई बहाना ना होगा। इसलिए लगातार ताबड़तोड़ बैठक का सिलसिला जारी है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में एंट्री कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया। आम आदमी पार्टी के इस तरह से उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के फैसले से जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हलचल है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी आम आदमी पार्टी से कम परेशान नहीं है। दरअसल प्रदेश में थर्ड फ्रंट खड़ा करने को लेकर लंबे समय से बात होती रही है और राष्ट्रीय दल, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की नाराजगी के बीच थर्ड फ्रंट को इसका फायदा होने की बात भी कही जाती रही है। अब तक उत्तराखंड क्रांति दल खुद को प्रदेश में थर्ड फ्रंट मानता रहा है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद इन दोनों दलों में गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट और सवाल उठते रहे हैं। हालांकि यूकेडी ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से संचालित होती है और राष्ट्रीय दलों की तरह दिल्ली से संचालित होने वाली इस पार्टी के साथ यूकेडी गठबंधन नहीं करेगी। प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को साबित करने में यूकेडी जुटी हुई है। उसके लिए आम आदमी पार्टी मुश्किल बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी और कांग्रेस के बदले तीसरा विकल्प होने का प्रचार प्रसार कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताते हैं कि यूकेडी ने जिस तरह से बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन दिया, ऐसी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में यूकेडी का अस्तित्व ही नहीं होने की बात भी कह रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। साथ ही रोजगार छीनने का काम भी सत्ता में बैठे लोगों ने किया। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस 12 सितंबर को प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड पर धरना देगी। इसके साथ ही 23 सितंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधानसभा के बाहर धरना देगी। यह धरना किसानों की ऋण माफी, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, युवाओं को रोजगार देने, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के होगा। क्या कहना, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या भविष्य इस प्रदेश के अंदर है। अच्छी बात है। नहीं, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि 23 तारीख को जो है हम विधानसभा के बाहर, चाहे गन्ना किसानों का मामला हो या किसानों का से अन्य चीज़ें जो जुड़ी है उसका मामला हो, नौजवान साथियों के रोज़गार का मामला हो
और चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे जो है कोरोना की महामारी का मामला हो, या केदारनाथ के अंदर जो तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मामला हो, इन विषयों को लेकर जो है हम विधानसभा के बाहर 23 तारीख को धरना देने का बात। एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे कर रही है, वहीं कोरोना काल में कई उद्योग बंदी और सरकार से सहायता न मिलने के चलते बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तरफ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा, जिसका खामियाजा उद्योगपतियों को नुकसान उठाकर भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा उद्योगों को लगाने के लिए तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन वह दावे मात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। वहीं उद्योगपतियों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्योगों को चलाने का निर्देश दिया गया, जिससे फैक्ट्री में तैयार हुआ सामान ज्यादा कीमत में तैयार हो रहा है, लेकिन मार्केट में सामान को अचानक से ज्यादा कीमत में बेचना उद्योगों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देता है। इससे उद्योगों के सामने संकट मंडरा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से किसी तरह का लाभ नहीं दिए जाने की बात भी उद्योगपति कर रहे हैं। साथ ही जब इस मामले में सांसद अजय भट्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संकट के समय उद्योगों को झटका लगा है, लेकिन इसको संभालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार बंद हुए उद्योगों को पुनः संचालित करने के लिए कदम उठाएगी, जिससे उद्योगपतियों को नुकसान से उबारा जा सके। वहीं उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के एंटीजन जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कैबिनेट मंत्री कौशिक का एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से शनिवार से ही आइसोलेट हो गए थे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उन्होंने एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने का निर्णय किया। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी 3 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में अब सूबे के मंत्री भी आ रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही एक निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया है। यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर चलेगी। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक दिल्ली और काठगोदाम के बीच 3 ट्रेन चल रही है। निजी ट्रेन काफी आरामदायक होगी, जिसका किराया भी ज्यादा होगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। दिल्ली से काठगोदाम पहुंचाने की अवधि कम होगी, हालांकि अभी आगामी परिस्थितियों पर यह निर्भर करेगा। तो लगातार प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक तरफ जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली और काठगोदाम के बीच निजी ट्रेन चलाई जाएगी। उधर रुड़की में पंचवटी कंपनी में मजदूर छत से गिरकर की मौत होने की खबर है। आपको बता दें कि मजदूर की मौत के बाद कंपनी प्रबंधन ने बड़ी लापरवाही की। 5 घंटे तक सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही शव पड़ा रहा। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों पर शव को घर भेजने का दबाव बना रहा है प्रबंधन। अब अपनी गलती को छिपाने के लिए परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर धमकाने के भी आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला मृतक कर्मचारी बताया जा रहा है, जो रुड़की में काम करता था। पंचवटी कंपनी में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत होने की जानकारी मिली। इसके बाद कंपनी प्रबंधन की लापरवाही देखिए कि 5 घंटे तक इसका शव एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा। अब ना कंपनी प्रबंधन कोई मुआवजा दे रहा है, ना ही घटना की जांच करवा रहा है। फिलहाल मौजूद है रुड़की के सरकारी अस्पताल के बाहर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचवटी कंपनी जो कि पोहाना में स्थित है, जो कि हमेशा से विवादों में रही है, एक नया विवाद आज सामने आ गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एम्बुलेंस में ये डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, ये वहाँ कार्य करने वाला मजदूर था जो आज सुबह छत से गिरकर जिसकी मौत हो गई है। वहीं मौत होने के बाद बात की जाए, सुबह 8 बजे मौत हुई थी और मौत के बाद से ही कंपनी वालों ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और ये बॉडी यहाँ सुबह 8 बजे से अब तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी तक ये बॉडी 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, यहीं पर पड़ी हुई है। हालांकि इसका भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें साफ तौर पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कंपनी वालों का कहना है कि इनकी बॉडी को लेकर अपने गांव में जाएं, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि भी गांव में नहीं जाएंगे। इनका गांव जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के औरैया में पड़ता है, वहाँ से इनके परिजन यहाँ मौके पर आने वाले हैं, साफ तौर पर इनका कहना है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका भाई है, किस तरह से इसकी मौत हुई है और कंपनी वालों का क्या कहना है?
कंपनी वालों का ये कहना है कि इसे घर ले जाओ। मैंने कहा इसका पीएम कराएंगे पहले, इसके बाद हम लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे। उन्होंने एम्बुलेंस में इसे रख दिया और बोले लेके जाओ, तो मुझसे भी धमका भी रहे हैं। क्या सुबह किस समय इसकी मौत हुई थी और कितना समय हो चुका है आपको यहाँ खड़े हुए? वही 7:45 बजे मौत हुई थी, अब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तब से कोई पता नहीं। मैं रास्ते में जब एम्बुलेंस गई तो मैंने मना भी किया, ये कंपनी लेके चलो, लेकिन कंपनी वालों ने मना करते हैं, कंपनी नहीं लेके जाना। मैं अभी वापस करा के लाया हूँ वहाँ से एम्बुलेंस। आधे रास्ते से आप वापस आए हैं? जी, देहरादून इधर कौन सहारनपुर है, वहाँ से मैं वापस करा के लाया हूँ। कंपनी वाले क्या किस तरह से डरा रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का कोई मैटर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे और ये कंपनी के ले जाओ, घर ले जाओ। साथ साथ क्या किस तरह का डरा धमका दे रहे हैं आपको? कुछ नहीं, यही कह रहे हैं। मैंने कहा कि कंपनी लेके चलो, मेरे भाई बंद आ रहे हैं ना, इसका भाई भी आ रहा है, तो मैंने कहा आ जाए कंपनी में लेके चलो, फिर हम अपने लेके जाएंगे, जो होगा फिर। तो कुछ नहीं मानने को तैयार हैं। जी, मैं साफ तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जब मीडिया वाले वहाँ कंपनी में पहुँचे, हम लोग जब कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे, तो साफ तौर पे कंपनी के जो मालिक सरदार जी थे, जो वहाँ का सारा कार्य देखते हैं, वो भागते हुए वहाँ से गाड़ी में दिखाई दिए हैं, जो कि साफ तौर पे पूरा कवरेज में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, इतनी बड़ी कंपनी पंचवटी है, हमेशा से विवादों में रहती है, चाहे किसी भी तरह का विवाद देखा जाए, HRDA से बिना अनुमति के बिल्डिंग बनाने का विवाद हो या इस तरह का विवाद हो, इस पर किस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। देखने वाली बात होगी किस तरह की इस पर कार्रवाई होती है और क्या शासन प्रशासन इस कंपनी पर कार्रवाई करता है। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज़, रुड़की। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, वो हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मेरठ से आ रही है, जहां पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का महाअभियान। 24 घंटे में पुलिस की गिरफ्त में 140 बदमाश है। बड़ी खबर इस वक्त की, बदमाशों के कब्जे से 239 हथियार बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद बदमाशों को अब जेल भेज दिया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती वारदातों के बीच पुलिस का बड़ा एक्शन है। आपको बता दें कि मेरठ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का महाअभियान, पिछले 24 घंटे में 140 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरठ के SSP अजय साहनी जुड़ चुके हैं। साहनी साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। किस तरह से पुलिस अब ये महाअभियान जो बदमाश है उनके खिलाफ चला रही है? जी बिल्कुल, कल रविवार का दिन था, तो जनपद के जितने राजपत्रित अधिकारी हैं सभी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी 24 घंटे के लिए। पूरे जनपद में अभियान चलाया गया था 10 टीमें बनाकर, जो पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरह के लोगों की थी। और इस अभियान में कुल 140 लोगों को जनपद में गिरफ्तार किया गया है। उनकी सूचना पर 3 फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं और करीब 230 के आसपास जी सानी साहब, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस के पास इस तरह के अपराधियों की, बदमाशों की सूची थी या फिर आप अभी जो है उनको खंगाल रहे हैं? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सानी जी हमारे साथ जुड़े। और SSP मेरठ का कहना है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। एक बड़ा महाअभियान यहां पर देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में पुलिस की गिरफ्त में 140 बदमाश आए हैं। बदमाशों के कब्जे से 239 हथियार भी मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा भी किया गया है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। मेरठ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है और यहां पर 140 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ी खबर, मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 24 घंटे के भीतर मेरठ पुलिस के कई थानों की पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि अवैध हथियारों का जो जखीरा है वो बरामद किया है। इसे पुलिस एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और सूचना के बाद पुलिस ने करीब जो 140 अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनसे ये 239 जो हथियार हैं वो बरामद किए हैं। ये हथियार किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, क्या इसके पीछे की जो पूरी प्लानिंग थी, वही जानने की कोशिश हम करेंगे मेरठ के SSP अजय साहनी जी से। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है, मेरठ पुलिस को हाथ लगी है। इन हथियारों को जिस तरीके से रखा गया था, क्या एक पूरी प्लानिंग आपकी समझ में आई?
ये मेरठ में कल रविवार का दिन था और उस तहत सभी राजपत्रित अधिकारी जो हैं उनके नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसको सभी सीओज और एसपी हेड कर रहे थे। पहले से जो अपराधी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं, पूरे जनपद से उनकी सूची इकट्ठा की गई थी, सभी को टारगेट किया गया और अभियुक्तों को पकड़ा गया। इनकी सूचना के आधार पर 2 फैक्ट्रियां भी पता चली जहां से चीज़ें बनती थीं। उन 2 फैक्ट्रियों को भी पकड़ा गया है, जिनके पास से 80 कंट्री मेड पिस्टल, तमंचे और बंदूकें बरामद हुई हैं। साथ ही टीमों की जो कुल कार्रवाई रही है उसमें 24 घंटे की कार्रवाई में 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 239 कंट्री मेड पिस्टल, रिवाल्वर, बंदूकें, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन सभी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जा रहा है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि मतलब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, क्या कोई बड़ी प्लानिंग मेरठ में चल रही थी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे जनपद के छोटे बड़े जितने अपराधी पूर्व के मामलों में सामने आए थे सभी को चिन्हित किया गया था और ये कोई 1 या 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 140 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अलग अलग मात्रा में चीज़ें बरामद हुई हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएंगी और सभी तथ्य सामने आएंगे। कुछ और इनपुट मिले होंगे सर, जल्दी और कोई खुलासे हो सकते हैं? टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही कोई प्रगति होगी आप लोगों को उससे शेयर किया जाएगा। तो देखिए, जो एसएसपी अजय साहनी है उनका साफ कहना है कि पुलिस को कई और इनपुट मिले हैं और जल्दी जो ये अपराधी पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ के बाद हो सकता है कि जल्द कई और खुलासे हों। लेकिन वाकई ये सोचने वाली बात है कि 24 घंटे के भीतर 140 अपराधियों का पकड़ा जाना और 239 जो हथियार हैं वो उनसे बरामद करे गए हैं, यानी साफ है कि कहीं ना कहीं मेरठ में कोई एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी जिसको पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और अब इन अभियुक्तों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी में मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं दरअसल आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने के साथ साथ शिफन कोर्ट में रह रहे मजदूरों के घरों को ध्वस्त करने का मुद्दा उठाते हुए मसूरी मजदूर संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मजदूर संगठन ने पिक्चर पैलेस चौक से नगरपालिका परिषद के परिसर तक एक रैली निकाली और शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मजदूरों का कहना है कि जब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन बेघर हुए मजदूरों और गरीबों को विस्थापित नहीं करती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट कुरुकुल मसूरी रोपवे का भी विरोध करने की चेतावनी मजदूर संगठनों की ओर से दी गई है। उधर लालकुआं कोतवाली के नजदीक हुए अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। लालकुआं कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अपहृत युवती को पुलिस ने काठगोदाम क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा कफील अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और कफील अहमद ने कार में युवती को जबरन अपहरण करके उसे काठगोदाम ले गए। दोनों अपहरणकर्ता लड़की के जानने वाले बताए जा रहे हैं। लड़की को जबरन आखिरकार क्यों उठा करके ले गए, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया। इनसे पूछताछ जारी है। हल्द्वानी से लड़की का अपहरण करने की घटना में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि लड़की का दोस्त ही था, जिसके और लड़की के बीच में फोन पर भी बातचीत होती रहती थी। उत्तराखंड में विधायक महेश नेगी का मामला सियासत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में विधायक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। उधर बैकफुट पर आई बीजेपी फिलहाल हालातों को संभालने की जद्दोजहद में ही जुटी है। आपको बता दें कि विधायक पर उनके क्षेत्र में ही रहने वाली एक महिला ने दुराचार का आरोप लगाया, जिस पर अब कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर मुकदमा दर्ज होते ही विपक्षी दलों ने भी सरकार और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में सरकारी एजेंसियां किस तरह से सरकार के दबाव में इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक महिला को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से इस मामले में डीएनए जांच की मांग की है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब इस मामले में डीएनए जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। देव संस्कृति का ये राज्य उत्तराखंड है। यहाँ पर
द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी जी के ऊपर जो गंभीर आरोप उत्तराखंड की बेटी ने लगाए हैं, वो न्याय के लिए दर-दर भटकते रही। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। कोर्ट ने फैसला किया, 156(3) में मुकदमा दर्ज जब हुआ, उसमें कोर्ट ने आदेश किया है कि गंभीर धाराओं पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं उत्तराखंड में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और उसकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। नेहरू कॉलोनी थाने के इंस्पेक्टर राकेश गोसाई ने बताया कि विधायक पर दुष्कर्म करने जबकि उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने और मामले को दबाने के आरोप हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एसडीएम पंचम की कोर्ट ने विधायक पर दुष्कर्म और रीता नेगी पर अनैतिक कार्य करते हुए मामले को दबाने के आरोप में अविलंब मुकदमा दर्ज करने को कहा था। आरोपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को यह मुकदमा दर्ज करना पड़ा। देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस थे उसके हिसाब से एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे महिला सब इंस्पेक्टर हैं नेहरू कॉलोनी थाने में, वो इसकी तफ्तीश कर रही हैं और जो सीओ नेहरू कॉलोनी हैं वो सुपरवाइज कर रही हैं। उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो जो महिला की तरफ से एफआईआर लिखी गई है उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या किसी और पक्ष की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाए और फिर जो भी फाइंडिंग्स रहती है उस हिसाब से सही कार्रवाई की। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।